तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आज हम लोग अपना जीके का क्लास फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हमारा क्वेश्चन जो है पहले से ज़्यादा रहेगा। जितना हम लोग करते थे 20 करते थे, कभी 30 करते थे, आज जो है हम लोग सीधा ना 20 करेंगे ना 30 करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। तो चलिए जल्दी समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम रफ्तार के साथ चलेंगे, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलेंगे हम लोग। समय का कम यूज, ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया है। तो जल्दी जल्दी इसको पढ़िए और जल्दी जल्दी याद करिए। चलिए पहला सवाल, पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? माइक्रोलिथिक पाषाण काल में। पाषाण काल कहने का मतलब क्या? स्टोन एज। क्या होता है? पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज, यानी स्टोन एज में माइक्रोलिथिक सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, या फिर ताम्र पाषाण युग में? बताइए माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ उसको कहते हैं जिसमें मनुष्य कैसे जो वेपन्स यूज करता था, वो वेपन्स कैसे होते थे? छोटे होते थे। वेपन्स कहने का मतलब औजार। वेपन्स कैसे होते थे? छोटे होते थे। तो किस में यूज करता था? क्या उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोलिथिक पीरियड। क्या हो जाएगा? मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड का हिंदी क्या होता है? मध्य पाषाण काल। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार पता है कहाँ है? दिल्ली में। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा पूरा किया गया था? यानी किस शासक ने उसके काम को पूरा करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर रुकनुद्दीन फिरोज? चलिए फटाफट इसका जवाब दो कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा संपूर्ण करवाया गया? चलिए तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बता दो। हाँ, तो इस सवाल का जो दोस्तों सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या? नहीं, सी रॉन्ग हो जाएगा। सी सही होगा ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुरुआत तो करवाई थी इसने, स्टार्ट काम इसने करवाया था, लेकिन फिनिश करवाने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और यहाँ पे लिखा क्या है कि पूरा किया गया था। किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद ही इसने अपनी राजधानी बदल दी थी, लाहौर से कहाँ ले गया था? दिल्ली लेके चला आया था। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एकदम यहाँ पर फोकस रखिए बोर्ड पर, एकदम क्वेश्चंस के सामने। चलिए तो तीसरा सवाल है हमारा, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? आपको पता है कि भारत पर जो महमूद गजनबी है वो कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? टोटल 17 टाइम्स इतने क्या गया था? भारत पर आक्रमण किया था। उसमें से एक आक्रमण किया था उसने सोमनाथ टेम्पल पर। ये सवाल पूछा भी सवाल है। चलिए बताइए, तो सभी को बताना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए है 1015, ऑप्शन नंबर बी है 1019, ऑप्शन नंबर सी है 1021 और ऑप्शन नंबर डी है 1025। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स को एकदम भर दीजिए, एकदम खाली नहीं छोड़ना है। चलिए तो इस सवाल का जवाब बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी 1025 में सोमनाथ टेम्पल पर महमूद गजनबी ने क्या किया था? अटैक किया था। चलिए तो जिनको हमारा सेशन ये अच्छा लग रहा है, साथ साथ लाइक भी करते चले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो भी शेयर कर दे जिनसे उनका भी जीके का क्वेश्चन हो सके कंप्लीट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? यानी महावीर जो थे उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, या फिर अंतिम तीर्थकर भी उनको कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, या फिर उपभ्रंश भाषा में? चलिए बताइए, उपभ्रंश। चलिए इसका उत्तर बता दो क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम कमेंट नहीं छोड़ना, एकदम कमेंट में लिखते चलिए, लिखते चलिए, एकदम नहीं छोड़ना है। चलिए पहला
नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। अगर यहां पे आ जाता बुद्ध, बुद्ध किस भाषा में देते थे? महावीर ना छोड़कर बुद्ध आ जाता, तो बुद्ध किस में देते थे? तो बुद्ध पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के, क्या दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता था? यानी दिल्ली सल्तनत में आपको पता है एक डायनेस्टी चल रही थी, गुलाम वंश, जिसने सबसे पहला वही वंश था। तो उसमें किसको कहा गया है गुलामों का गुलाम, यानी स्लेव ऑफ स्लेव्स? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर उपयुक्त में से कोई भी? एकदम इसका जवाब बताइए। ये एकदम पढ़ाया हुआ बताया हुआ है और आप लोगों को इसका जवाब देना ही पड़ेगा और एकदम सही देना है, एकदम सही जवाब देना है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का बड़ी लगाते हो आप लोग। चलिए तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था बाबू? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लेव का यानी गुलाम वंश का फाउंडर कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका बेटा बना था और उसके बेटे को मारकर इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश कौन था? पहले तो इसका गुलाम था, फिर दामाद था। इसलिए कहा गया क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए कहा गया इसे गुलामों का गुलाम। चलिए अवैध सुल्तान भी इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। छठे नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तटीय झील यानी तटीय लेक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वुलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर पेरियार झील। चलिए इस सवाल का सही उत्तर बता दो। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? बता दीजिए। हाँ एकदम सही उत्तर आ रहा है, एकदम सही उत्तर। इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। क्या? जो कि ओडिशा में है। तो ये सबसे बड़ी भारत की तटीय झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर सवाल। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, कनाडा, आयरलैंड। चलो फटाफट इसका जवाब दो कि उपराष्ट्रपति यानी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका हमने पद कहां से लिया है? चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों। हाँ एकदम कमेंट में एकदम नहीं छोड़ना है, कमेंट को भरते जाइए, कमेंट एकदम नहीं खाली छोड़ना है और एकदम कुर्सी की पेटी बांधो, एकदम यहां पर फोकस रखो एकदम कि क्वेश्चन सारे बनने चाहिए। चलिए हमारे पास इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स के भी सवाल है। सभी को मिक्स करके आपके लिए सामने प्रस्तुत किया गया है। ये 50 क्वेश्चनों का, लगभग 50 क्वेश्चन है आपके। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्त? उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट का पद कहां से लिया है हमने? तो प्रेसिडेंट का पद हमने उठाया है ब्रिटेन से। कहां से उठाया है? ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस। चलो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? जापान में किया गया, अमेरिका में किया गया, रूस में किया गया या फिर फ्रांस में किया गया? चलो बताओ तो क्या हो जाएगा दोस्त इसका सही उत्तर? वाह वाह एकदम सही जा रहे हो। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखो। इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित है? तो रूस में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
सॉरी सेवानिवृत्ति किस आयु की आयु क्या है, यानी उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वो कब तक अपनी सेवा दे सकते हैं? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम टेंशन नहीं लेना, एग्जाम का भले ही डेट आ गया है, बस आप अपना गोल पर फोकस रखिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सभी का एग्जाम निकलेगा। चलिए, गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है, क्या करोगे? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्त? ऑप्शन नंबर बताओ, जल्दी बताओ तो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, 62 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 वर्ष, 65 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है बाबू, हाई कोर्ट में 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में होता है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष में रिटायर होते हैं और यहाँ के जज 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 जून, 14 जुलाई, 11 जुलाई। चलिए इस सवाल का बता दो उत्तर क्या हो जाएगा कि हम लोग जो वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे जो है वो कब मनाते हैं? रक्तदान करते हो क्या? अभी तो भाई बच्चे ही हो गए, अभी रक्तदान करने के चक्कर में खुद नहीं उसको क्या हो जाए, बोलो कमजोरी ना आ जाए, रक्तदान कहाँ से करेगा ये सब। चलिए 5 जून, 14 जून, 14 जुलाई या फिर 11 जुलाई, क्या हो जाएगा बताओ? एकदम कमेंट में एकदम आंसर भरते जाओ, भरते जाओ, कमेंट नहीं छोड़ो। क्या हो जाएगा दोस्त? हाँ एकदम सही उत्तर, एकदम अप्रतिम उत्तर आपका आ रहा है, एकदम सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 14 जून। क्या हो जाएगा इसका? 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। तो जिन जिन को हमारा सेशन ये पसंद आ रहा है वो सभी हमारे वीडियो को लाइक करते चले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ ये वीडियो को शेयर भी करते चलिए आप लोग, क्योंकि आप लोग किसे कोई भी आपके जो जिगरी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका ना छूटे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि, जयदेव, कलहन, बाणभट्ट। बताओ तो क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा, जयदेव के द्वारा, कलहन के द्वारा या फिर बाणभट्ट के द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्त? एकदम इसका प्रथम उत्तर बताओ, एकदम सही उत्तर बताओ। एकदम महाकुंभ की तरह हम लोग चलेंगे, महामैराथन की तरह दौड़ दौड़ के रेस जीतेंगे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका? हाँ एकदम जा रहे हो, कमेंट तो देख रहे हैं, एकदम बढ़िया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। क्या हो जाएगा दोस्त? पाणिनि इज द राइट आंसर। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, अल्फ्रेड मार्शल, हेनरी मिलर। जो दास कैपिटल जो पुस्तक है वो रचना किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, अल्फ्रेड मार्शल या फिर हेनरी मिलर। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? चलो बताओ तो क्या हो जाएगा? एकदम कमेंट में एकदम नहीं छोड़ना है, चाहे लड़के हो या लड़कियां, सभी लोग अपना कमेंट ना, सभी लोग को आंसर देना है, चाहे कोई भी हो। ये नहीं किसी आप आ रहे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आंसर दीजिएगा तभी तो आप लोग, अगर गलत भी होता है तो आंसर दीजिए, सीखिएगा। नहीं भी आ रहा है फिर भी आंसर दीजिए। चलिए तो क्या हो जाएगा इस सवाल का दोस्त? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। यानी 12 का क्या होगा? बी हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 यह कहता है कि गुलाब का फूल, क्या दोस्त? गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके, यूएसए। बताइए जो हमारे यहाँ गुलाब का फूल है वो किस देश का सिंबल है, नेशनल सिंबल? एकदम कमेंट में छोड़ो ना, एकदम कमेंट लिखते जाओ, लिखते जाओ, आंसर को छोड़ो मत, जवाब देते जाना है, जवाब देते जाना है, जवाब नहीं छोड़ना है।
जवाब देते जाइए, जवाब देते जाइए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त? हाँ, गर्मी तो है, गर्मी तो है, बहुत ही गर्मी। क्या करोगे, पटना में बहुत ही गर्मी है, गर्मी से इंसान तप के मर जाए, इतना गर्मी है। क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का दोस्त सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूके हो जाएगा। यूके का होता है गुलाब का फूल, नेशनल सिंबल होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 14 है, बहुत ही क्वेश्चंस है तो हम लोग फटाफट करते चलेंगे। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने? बताइए दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बता दो क्या हो जाएगा इसका, एकदम बता दीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए बताइए इसका क्या उत्तर होगा? चलो बताओ बताओ। तो इस सवाल का प्यारे दोस्त क्या उत्तर होगा? एकदम कमेंट लिखते जाइए, कमेंट नहीं छोड़िए, कमेंट को एकदम छोड़ना नहीं है, कमेंट लिखते जाना है। जवाब नहीं आ रहा है? हाँ चलिए, इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा दोस्त? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, ये है हमारा दूरबीन से रिलेटेड सवाल। दूरबीन बचपन में तो दूरबीन खरीदे होगे बचपन में ऐसे देखने के लिए, खरीदे हो ना, बचपन में जिद करके हम लोग भी लेते थे दूरबीन। तो दूरबीन यानी टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ग्राहम बेल, विलियम स्टर्जन, गैलीलियो, वोल्टा? बताइए, जो हम लोग बचपन से लेके, वो नकली टेलीस्कोप नहीं, जो ओरिजिनल टेलीस्कोप है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीस्कोप का आविष्कार, सीधी भाषा में बोले तो दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ग्राहम बेल, विलियम स्टर्जन, गैलीलियो या फिर वोल्टा? क्या हो जाएगा दोस्त? चलो दोस्तों इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। क्या होगा? बचपन में कभी ना कभी इसके साथ खेले होंगे जरूर, तो जवाब भी दे दो इसका क्या हो जाएगा। तो इस प्यारे दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो गैली जिनका नाम है पूरा, इन्होंने ही क्या किया था? टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या हमारे राम जी की नगरी है, क्या है? राम जी की जन्मभूमि। तो ये अयोध्या जो है ना किस नदी के किनारे बसा है? सरयू के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे या फिर यमुना नदी के किनारे? बता दो। अयोध्या जो राम जी की जन्मभूमि है वो किस नदी के किनारे बसी है? चलिए इस सवाल का जवाब बता दोगे क्या हो जाएगा दोस्त? बहुत ही बढ़िया, अप्रतिम उत्तर, एकदम सही जा रहे हो आप सभी दोस्त, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, सरयू। क्या हो जाएगा? सरयू नदी के किनारे, एकदम सही उत्तर। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। अयोध्या किस नदी के किनारे है दोस्त? तो सरयू नदी के किनारे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 जो आपको देगा खतरा थोड़ा सा। चलिए, रजत क्रांति, रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? मसाला से, आलू से, अंडा से या फिर दूध से? बताओ रजत क्रांति किससे संबंधित है? मसाला, आलू, अंडा या दूध? बताइए क्या हो जाएगा? रजत क्रांति कमेंट में लिखते जाइए, आंसर को छोड़ना नहीं, आंसर सभी लोग देंगे। रजत क्रांति बच्चा किससे संबंधित है? बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम अप्रतिम उत्तर है आप सभी का। रजत क्रांति जो सुबह सुबह मॉर्निंग रहता है ना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो अंडे किससे संबंधित है? रजत क्रांति से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर, भारत किस देश के साथ? सवाल नंबर 18 है ये। 18 नंबर सवाल को पूरा देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है सवाल? ये कह रहा है कि भारत किस देश के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यानी भारत के जो है कुल अगर देशों की बात की जाए, पड़ोसी देशों की, तो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं 7 है, स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे छोटी बाउंड्री जो है हम लोग किसके साथ बनाते हैं? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन किसके साथ है हमारी?
सबसे छोटी जो रेखा है वो हम लोग बनाते हैं भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर पाकिस्तान के साथ। चलिए बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा इस सवाल का। दोस्त सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ ये साझा करती है और इसका जो लंबाई है बॉर्डर का वो मात्र 106 किलोमीटर है। अगर पूछ देता आपसे लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट कौन है हमारे पास बाबू? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा हम लोग बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर इसके साथ देखा जाए तो लगभग 4096.7 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट को पूरा ये अच्छी तरह से घेरा हुआ है। देखो ना, नॉर्थ ईस्ट में तीनों तरफ से ये घेर देता है सेवन सिस्टर्स को। लगभग जो नीचे स्टेट है सेवन सिस्टर्स के 7 राज्यों का समूह जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 18 हो गया है 19। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? यानी हाई कोर्ट के जो जज है उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? हाई कोर्ट। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, यह सर्वोच्च नहीं है, ये हाई कोर्ट है। ये क्या है? हाई कोर्ट। कभी कभी फंस जाते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? सवाल आपके सामने है। राष्ट्रपति दिलाते हैं दोस्त, राज्यपाल दिलाते हैं, मुख्यमंत्री दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये आप सभी को पता होगा। क्या होगा उत्तर दोस्त बता दो तो क्या हो जाएगा? एकदम कमेंट नहीं छोड़ना है, कमेंट में आंसर लिखते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। एकदम कमेंट ऐसा भर जाए कि एकदम खाली नहीं रहना चाहिए। सारे बच्चे को आंसर देना है, चाहे वो कोई भी हो, सभी को आंसर देना है। एकदम आंसर खाली नहीं रहना चाहिए, एकदम खाली नहीं रहना चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ? तो इस सवाल का दोस्त सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या ए हो जाएगा? ए होगा? नहीं, ए नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाने का काम उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। क्या करते हैं? उस राज्य के राज्यपाल। अगर यहां पर रहता सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज का सारा काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक ही काम है जो राज्यपाल करता है, वो है शपथ दिलाने का काम। शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करेगा, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए, तो सही उत्तर याद रखना, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू। राज्यपाल के निर्वाचन की न्यूनतम आयु क्या है? अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, गवर्नर बनना है, तो गवर्नर बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, पता होगा ना, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष। इसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या? मैक्सिमम तो हमारे यहाँ तय है ही नहीं, जितना मर्जी मरे जब तक हम बन सकते हैं, जब तक मरेंगे नहीं तब तक बन सकते हैं। मैक्सिमम सीमा है नहीं हमारे यहाँ मिनिमम एज रखा गया है। चलिए, तो मैक्सिमम की बात ना करेंगे, मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम एज बताइए क्या है हमारे यहाँ? किसी राज्य का हमको अगर गवर्नर बनना है, तो गवर्नर बनने के लिए हमारे पास जो न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या होनी चाहिए? क्या हो जाएगा दोस्त? बहुत ही बढ़िया, एकदम दोस्त। लड़के और लड़कियों में एकदम कंपटीशन चल रहा है, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। बताए थे ना, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो या हमारे राज्य के राज्यपाल हो, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21-20 के बाद आता है बाबू हमारा 21वां नंबर सवाल। 21वां नंबर सवाल क्या है? देखो 21वां नंबर सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? यानी राष्ट्रपति को हम शपथ दिलाते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा? किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन है। आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 58, हिंदी में जिसको अनुच्छेद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त?
राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? चलिए आंसर बताइए तो दोस्तों लोग, क्या हो जाएगा इस सही सवाल का उत्तर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अप्रतिम उत्तर, अप्रतिम उत्तर। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तब दिलाएंगे वरिष्ठ न्यायाधीश, मेन जज। चलिए गोसाईधान पर्वत, गोसाईधान पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? चीन, नेपाल, भारत या भूटान? बता दो, चीन, नेपाल, भारत या भूटान? गोसाईधान पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? चीन में, नेपाल में, भारत में या फिर भूटान में? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गोसाईधान पर्वत जो है, इस सवाल का जो सही उत्तर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन में। कहाँ है? चीन में हमारा गोसाईधान, तिब्बत क्षेत्र में है, और तिब्बत को तो कब्जा कर रखा है चीन, तो एक्चुअली ये किस में आ गया? चीन में आ गया ना। गोसाईधान पर्वत कहाँ है? तो चीन में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 ये कह रहा है कि पिन कोड, आपके घर में जहां रहते हैं उसका कोई ना कोई पिन कोड होगा, तो पिन कोड के पहले 3 अंक मिलकर क्या दर्शाते हैं? यानी पिन कोड का जो फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो मिलकर क्या दर्शाते हैं? किसी देश को, किसी राज्य को, किसी जिले को या फिर किसी शहर को दर्शाते हैं? बताइए पिन कोड के पहले 3 अंक क्या दर्शाते हैं? देश, राज्य, जिला या शहर? एकदम बताओ, एकदम परफेक्ट आंसर देना है इसका। क्या हो जाएगा बताइए? आंसर छोड़ना नहीं है, आंसर तो सभी को देना है। कैसे नहीं दोगे? देना तो पड़ेगा, सभी को आंसर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, आंसर तो सभी को देना है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिला, यानी कैपिटल को दर्शाता है। पिन कोड के जो पहले 3 अंक है वो क्या दर्शाते हैं? जिला को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? जिला को दर्शाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24। चलिए सवाल नंबर 24 ये कह रहा है कि गार्डविन ऑस्टिन है एक, गार्डविन ऑस्टिन क्या है? एक क्या है? दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है या फिर भूवैज्ञानिक है? क्या है गार्डविन ऑस्टिन? आप लोग बताइए गार्डविन ऑस्टिन है क्या? शिखर, दर्रा, टेलीस्कोप आविष्कारक या फिर भूवैज्ञानिक? चलिए तो दोस्तों इस सवाल का जवाब दे दो, क्या हो जाएगा? फंसने वाले हैं क्या? फंस गए सर, फंस गए। फंस कैसे जाओगे? जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्त इसका सही उत्तर होने वाला है आपका दर्रा, नहीं शिखर होगा। शिखर है, एक प्रकार की चोटी है जिसको हम लोग अपनी भाषा में अगर शॉर्टकट में बोलते K2। क्या बोलते हैं? K2, K2 है ये। यानी गार्डविन ऑस्टिन एक प्रकार का शिखर है जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट की बात करें तो 8611 मीटर है बाबू, और पूरे विश्व में ये दूसरे स्थान पर आती है। पूरे विश्व में इसका जो प्लेस है वो कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। वर्ल्ड में ये सेकंड पोजीशन की है, सबसे ऊंची चोटी, सेकंड पोजीशन। अब पहला तो आपको पता होगा हमारा सागरमाथा, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, ऐसे हम लोग उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है, पता है ना जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25। 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? यानी जो एक्सिस पर जो वो चक्कर काटता है तो जो बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है, अत्यधिक झुका हुआ है, एकदम झुका हुआ है, तो कौन सा वो ग्रह है? हमारा पृथ्वी है, अरुण है, वरुण है, बृहस्पति है। बताइए अरुण भाई साहब, अरुण भाई साहब को हिंदी में क्या कहते हैं पता होगा आपको? यूरेनस कहते हैं। वरुण भाई साहब को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। और बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो बताओ, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर और पृथ्वी तो आपको पता ही होगा, अर्थ। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आ रहा है जवाब, आ रहा है जवाब, आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यूरेनस। नहीं, यूरेनस, सॉरी यूरेनस ही होगा, अरुण ही होगा आपका। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुण ही होगा। अरुण जो है इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहा जाता है। कितना झुका हुआ है अपने एक्सिस पर? तो ये अपने एक्सिस पर 97.8 डिग्री झुका हुआ है। 97.8, समझ रहे हो? एकदम सोया हुआ लगेगा, एकदम सोया हुआ प्रतीत होगा। जैसे हमारी पृथ्वी हल्की झुकी हुई है, 23.5 में झुकी हुई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब भारत में 1857 का विद्रोह हो रहा था, जिसे हम लोग, कई लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कई लोग इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो इस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल आखिर थे कौन? गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। बताओ तुम, आप लोग बताइए क्या होगा इसका? बताओ क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था कौन? ऐसे क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, ऐसे धीरे धीरे भारत में कई जगह में फैल गया था ये, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। बहुत ही उग्र हुआ था, पता है ना, दबा दिया था। अगर ये नहीं दबती तो यही समझ लो उसी समय हम लोग को आज़ादी मिल सकती थी। तो क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। एकदम सही उत्तर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जिनको ये क्लास हमारी अच्छी लग रही है, साथ ही साथ चैनल्स को लाइक, चैनल बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक करते चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी आपका जो दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई ना छूटे, सबको शेयर कर दो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27। 27 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी कई राजाओं पर इसने आक्रमण किया था, उसके बाद जीत हासिल की, जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। किसे कहा गया? किससे? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को? बताइए। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। ये तो पोएट्री बन जाएगा, राइमिंग बन जाएगा, राइमिंग। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, राइमिंग बन जाएगा ना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका? प्यारे दोस्तों, सभी दोस्त लोग बताएंगे, सभी पुरुष हो या सॉरी लड़के हो या फिर लड़कियां हो, सभी को यह जवाब देना है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को। क्या हो जाएगा इसका? तो इस सवाल का दोस्त सही उत्तर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या होने वाला है? डी। समुद्रगुप्त को कहा गया है इंडियन नेपोलियन या फिर भारत का नेपोलियन। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत ही युद्ध लड़ा, लेकिन एक भी युद्ध में ये हारा नहीं था। सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट ये थी कि ये एक भी युद्ध में नहीं हारा, इसीलिए तो इसे कहा गया नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन।
चलिए अगला सवाल, फाहियान भाई साहब, फाहियान भाई साहब को जानते हो ना? फाहियान भाई साहब कौन थे भाई? तो फाहियान भाई साहब वो थे जो कहां से आए थे? चीन से आए थे, चाइना से आए थे। फाहियान भाई साहब कहां से आए थे दोस्त? तो चाइना से आए थे। तो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। हमारे भाई साहब जो चाइना भाई साहब चाइना से आए थे, फाहियान भाई साहब, वो किस राजा के दरबार में आए थे? जवाब दो आप लोग, फटाफट जवाब दो। चंद्रगुप्त द्वितीय कहोगे, समुद्रगुप्त कहोगे, रामगुप्त कहोगे कि कुमारगुप्त कहोगे? ये तो आप पर निर्भर करता है, आप लोग को जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब तो देना है, जवाब बिना दिए हुए कैसे जाओगे आप लोग? क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अप्रतिम उत्तर है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते चलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर भी करते चलेंगे। चलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके काल में आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29 की ओर। 29 क्या कह रहा है? सांची का महान स्तूप। सांची का स्तूपा का नाम सुने होंगे। जो सांची का स्तूपा है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है भाई साहब, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है कि आंध्र प्रदेश में है? कहां पर ये सांची का स्तूपा है? बता दो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बता दो आप लोग क्या होने वाला है इसका उत्तर। पहले एक बात जान लो, इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाए थे मौर्य वंश के राजा अशोक। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उत्तर प्रदेश में कराया गया, मध्य प्रदेश में कराया गया, अरुणाचल में कराया गया कि आंध्र प्रदेश में कराया गया? तो दोस्त इस सवाल का सही उत्तर होने वाला, एकदम कमेंट में भरते जाओ, खाली नहीं छोड़ो, खाली नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमपी में है भाई साहब। कहां है भाई साहब? एमपी में। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है हमारे सांची का स्तूप, जिसको बनाए थे हमारे महान सम्राट अशोक। चलिए अगले, बनवाए थे, बनाए नहीं थे खुद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 ये कहता है कि वातावरण की वह परत, वातावरण कहने का मतलब वायुमंडल, वायुमंडल की वह परत, एटमॉस्फेयर, सॉरी, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। जो रेडियो, जो वेव है, रेडियो एक्टिविटीज वेव जो है उसको परावर्तित करने का मतलब क्या था? रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आयन मंडल में से होता है, क्षोभ मंडल में से होता है कि समताप मंडल में से होता है कि बाह्य मंडल में से होता है? कहाँ से रेडियो तरंगे जो है परावर्तित हो जाती है? वहीं पर हमारा सैटेलाइट वेटेलाइट भेजा जाता है, जहाँ से हम लोग टीवी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, वहीं सब में ना। तो वो कौन सा मंडल है? आयान है, क्षोभ है, समताप है, बाह्य है, क्या है आखिर वो क्या? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा का सही उत्तर होने वाला है आपका। जवाब देते जाओ, जवाब नहीं छोड़ना, जवाब नहीं छोड़ना। इस सवाल का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? आयान मंडल, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में से रेडियो एक्टिव वेव्स जो है वो टकराकर वापस आ जाती है, किससे? आयान मंडल से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है? यानी कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है? जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है ना जी, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये रेखा क्या है? तो ये रेखा कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा? एकदम इस सब का सही उत्तर दोगे आप लोग? फिगर देख लिए तो पक्का दे दोगे। हाँ एकदम, बहुत ही बढ़िया जवाब। इस सवाल का सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषुवत रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषुवत। इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य। भूमध्य रेखा इंग्लिश में आएंगे तो इसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर।
ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। हिंदी में बोले तो अक्षांश और इंग्लिश में बोले तो लैटिट्यूड। ये क्या करता है? अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 32वें नंबर सवाल की ओर। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी हमारे यहाँ अनुसूचियों की संख्या क्या है? 12 है। 12 है ना जी। अभी तो हमारे पास शेड्यूल 12 है, लेकिन पहले कितने थे? 8 थे। पहले 8 थे ना, बाद में 12 हुए, संशोधन के थ्रू जोड़े गए। तो उन 12 में से बताइए कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है? हमारे संविधान के किस शेड्यूल में? अनुसूची को इंग्लिश में बोलते बाबू शेड्यूल। किस शेड्यूल में है? दूसरे अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में? इतना आपको हिंट दे सकते हैं कि ये जो है संशोधन करके जोड़ा गया था। यानी जो 4 को जोड़ा गया था संशोधन करके, उसी में ये आया था। तो संशोधन करके कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? हिंट मिल गया आपको। हिंट से जवाब तो देना चाहिए। हिंट से देना का नहीं, कि बहुत ही आसान है। हिंट मिलने पर तो और भी आसान हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो 8 से पहले ही आते हैं। तो बच गया 10वीं ना, तो 10वीं। यानी 10वीं अनुसूची को हम लोगों ने दल बदल कानून में रखा है। किस संशोधन के तहत? तो 92वें संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। संविधान में 92वें संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1985 में जोड़ा गया था। 1985 में इसको जोड़ा गया था। किसको? दल बदल कानून को, 10वीं अनुसूची के तहत। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 33। सवाल ये कह रहा है कि भारतीय प्रादीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्राद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? ध्यान से लिखना, ये हिमालय से निकलने वाली नहीं है। प्रादीपीय नदी उसको कहते हैं जो दक्षिण भारत से निकलती है, साउथ इंडिया में निकलने वाली नदी है। कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां नहीं बोल रहे। गंगा तो हिमालय से निकलती है, तो गंगा तो सोच समझ, गंगा तो दूर दूर तक नहीं होगा बाबू, क्योंकि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां है। और ये है प्रादीपीय नदियां जो दक्षिण भारत से निकलती है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। 33 का बता दो क्या हो जाएगा? बहुत जवाब दो, जवाब दो, खाली नहीं छोड़ने का, जवाब तो देना ही। आप लोगों को सबको जवाब देना है। तो दोस्त इस सवाल का जो आपका सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, गोदावरी। क्या हो जाएगा दोस्त? गोदावरी हो जाएगा। प्रादीपीय की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 34। 34 नंबर ये है कि तिब्बत में, तिब्बत एक देश है पता है ना, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली कौन सी नदी है? यानी तिब्बत में सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को, सिंधु को, तिस्ता को? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, तिस्ता, ये कौन सी नदी है जिसको हम लोग तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं? चलिए बताइए तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आप लोग फटाफट इसका कमेंट में जवाब देते जाओ, क्या हो जाएगा? तो इसका क्या होने वाला है उत्तर? बहुत ही बढ़िया। इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को हम लोग तिब्बत में सांगपो कहते हैं, मानसरोवर झील से। चलिए जमाइका, जमाइका का राष्ट्रीय खेल है, जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है बाबू? हॉकी है, वाटर पोलो है, क्रिकेट है, बेसबॉल है। जमाइका का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? हॉकी, वाटर पोलो, क्रिकेट या बेसबॉल? ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। चलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट, हॉकी, वाटर पोलो या फिर आपका बेसबॉल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36।
कुर्सी की पेटी बांधे रखो, कुर्सी की पेटी से हिलना नहीं, कुर्सी की पेटी को बांधे रखो, हिलना नहीं है। अभी हमारे पास क्वेश्चंस और हैं, खत्म नहीं होने वाले अभी। बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया था? बताइए। वहमन शाह, दाऊद शाह, अब्दुल फैजी या फिर शेरशाह सूरी। यानी बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया था? हुमायूं को हराया था इस प्रकार, हुमायूं भारत छोड़ने पे मजबूर हो गया था, पता है ना। भागकर कहाँ चला गया यह था? सिंध चला गया था। तो कौन इसको इस पर हमला किया? कौन अफगान नेता? बताइए, कमेंट में इसका जवाब भरते जाओ। क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उत्तर आ रहा है आप लोगों का, एकदम सही उत्तर आ रहा है, ए बी सी या डी। शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा हमारे बिहार में, आपको पता है, सासाराम में। शेरशाह सूरी ही वो नेता, अफगान के नेता थे जिन्होंने हुमायूं को हराया था और इस तरह मजबूर कर दिया कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। किसको? हुमायूं को। चलिए अगला सवाल है 27वां नंबर सवाल। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको पहली बार कब गाया गया? जैसे कि जनगण मन हम लोगों ने कब गाया था? पहले हम लोगों ने नहीं, पहले लोगों ने कब गाया था? 1911 में गाया था। उसी तरह राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1886 में, 1896 में, 1906 में या फिर 1907 में? बताओ। 1886, 1896, 1996 या 1906 या फिर 1907? क्या हो जाएगा? कमेंट में इसका आंसर लिखते जाओ। बहुत बहुत ही बढ़िया। 37 का क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1896। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी में ये गाया गया था। ऐसे इसको लिखे कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, जिनकी एक उपन्यास है आनंद मठ, जिसे लिया गया है, पता है ना। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 38। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारा नेशनल प्रतीक है, उसमें चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? कितने शेर जो है दिखाई देते? 1, 2, 3 या 4? हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें प्रतीक चिन्ह जो है उसमें कितने लायंस दिखाई देते हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? क्या हो जाएगा? जवाब दो इसका। आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्त, तो इसका प्यारो लोगों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं, डी नहीं होगा। होते तो है 4, लेकिन सिर्फ दिखाई हमको देते हैं 3। होते हैं 4, सारनाथ में देखो, सारनाथ के सम, अशोक के सारनाथ सम से है। दिखते हैं 3, लेकिन है कितने? 4। चलिए अगले सवाल की ओर, सामने से देखेंगे तो 3 ही दिखेंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 39। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? यानी पूरे हमारे भारत देश में ऐसी कौन सी महिला है जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार या फिर लीला सेठ? नाम ही सुन रहे भाई, लीला सेठ। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा दोस्त? बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा 39 का? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सही जो रहे हो, सभी जा रहे हो सही। सुचेता कृपलानी हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? यानी कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसका संबंध खेल पुरस्कार से दूर दूर तक नहीं है?
ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार। ये तो एकदम आसान होगा, आप लोग बना दोगे, हमको आप पर भरोसा है, आप सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। क्या होगा? ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य या फिर सरस्वती पुरस्कार। चलिए दोस्तों, सभी लोग उत्तर देंगे, इसका क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत ही बढ़िया। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सरस्वती। सरस्वती जो पुरस्कार है, ये जो है, ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है खेल में। अर्जुन, ध्यानचंद, द्रोणाचार्य ये सब खेल वाले पुरस्कार है। ये जो है साहित्य की श्रेणी में दिया जाता है सरस्वती को। सरस्वती पुरस्कार को साहित्य की श्रेणी में दिया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 41वें नंबर सवाल की ओर। हमारा लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? पहला समाचार पत्र भारत का कौन है बाबू? राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान टाइम्स, ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी, ये छपी थी इंग्लिश में। नरसी प्रहरी या फिर बंगाल गजट। बताइए कौन सा हमारा पहला समाचार पत्र है जो प्रकाशित हुई थी? कैसे? इंग्लिश में। क्या हो जाएगा? कमेंट में इसका आंसर लिखते जाइए। क्या हो जाएगा बच्चा? हाँ, बहुत ही बढ़िया, सही उत्तर सभी के आसपास, सभी लड़के और लड़कियां हो इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ इसका जवाब देना एकदम। क्या हो जाएगा? अभी भी हमारे पास सवाल है 9-10 सवाल और है, 9 सवाल, तो एनर्जी के साथ जवाब देंगे, बस लास्ट 10 सवाल और है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट जो था ये पहला न्यूज़पेपर था जो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था 1780 में। ये 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ और इसके जो प्रकाशक थे किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स अगस्टस के द्वारा किया गया, जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिगी के द्वारा क्या किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया था, छापा गया था, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। चलिए कलकत्ता में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42। अब हम लोग धीरे धीरे करंट अफेयर्स की ओर चलेंगे। पहला सवाल है आपका करंट अफेयर्स का है, इंटरनेशनल ग्लैमर। ध्यान से देखना, इंटरनेशनल ग्लैमर है ये। प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 के लिए प्रथम स्थान की विजेता का ताज किसे पहनाया गया? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 के लिए प्रथम स्थान की विजेता का ताज किसे पहनाया गया है? सानिका लहाने, शिल्पा एडम, मिनीशा लांबा या फिर स्वरूप पुर्निक। किसको हम ताज पहनाया गया है? विजेता को, विजेता का ताज। 42वें नंबर सवाल का जवाब बता दो। सभी लोग जवाब देंगे, इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, सानिका लहाने। क्या? सानिका लहाने के द्वारा क्या किया गया? क्या हुआ है इनको? मिसेज इंडिया 2023 का इंटरनेशनल ग्लैमर में स्वर विजेता का ताज मिला है सानिका लहाने को। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 23 नहीं बाबू, 43। हाल ही में, सवाल देखना, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या है? एक साल के अंदर टेस्ट, वनडे, T20 और IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, टेस्ट, वनडे, T20I या फिर इंडियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। यानी शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी है कौन? शतक का मतलब कितनी लड़कियों, लड़कों को तो सबको पता होगा, कितनी लड़कियां होंगी जिनको शतक का मतलब नहीं पता होगा। क्रिकेट का मतलब क्या होता है? शतक का मतलब होता है जो अचीव कर ले 100 रन, एक पारी में वो क्या बना ले? 100 रन बना ले, वही कहलाता है शतक वीर।
तो इन सभी फॉर्मेट में एक कैलेंडर के अंदर एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसने अभी तक शतक लगाया है एक साल में, T20 में भी, वनडे में भी, टेस्ट में भी और IPL में भी। ऑप्शन है आपके सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली, जॉस बटलर, शुभमन गिल। क्रिकेट देखने वाले प्रेमी तो जवाब दे ही देंगे, बाकी महिलाएं फंस जाएगी, महिलाएं बोल रहे, लड़कियां फंस जाएगी इसमें। कहेगी सर क्रिकेट तो हमारा दूर दूर तक नहीं पसंद, हमको तो सर टीवी सीरियल देखने में मजा आता है। टीवी सीरियल। चलिए इसका सवाल क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, इस सवाल का सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुभमन गिल। शुभमन गिल ही अभी तक ऐसे एक खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने एक साल के अंदर सभीयों में शतक लगाया है। एक साल की बात है, एक साल में अंदर, T20, वनडे, टेस्ट और IPL। चलिए अगला सवाल है 44वां नंबर। मई 2023 में, जो अभी ये मई चल रही है, मई का महीना चल रहा है, मई 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? यानी प्रवासी पक्षी दिवस इस महीने में किस दिन मनाया गया? 13 मई को, 14 मई को, 15 मई को, 17 मई को। आज क्या है बाबू? आज 17 ही है ना, आज 17 ही है। तो बताओ किस दिन मनाया गया? 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? आज तो 17 है, आज मनाया गया है क्या? बताइए तो सही। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे, सभी लोग, कोई ऐसा है जो ना छूटे? सभी को देना है, सभी को देना है। हाँ बहुत ही बढ़िया। इस सवाल का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होने वाला है? बी, 15 मई। कितना? 15 मई को। किस दिन? 15 मई को। 15 मई इज अ राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका, सवाल नंबर 45। 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा, रवीश कुमार, विनोबा भावे या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से 2023 में किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को, रवीश कुमार को, विनोबा भावे को और इनमें से कोई नहीं? जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही बढ़िया, एकदम सभी लोग उत्तर देंगे इसका, एकदम सभी लोग उत्तर देंगे। जिनको नहीं भी आ रहा है वो भी उत्तर देंगे, जिनको आ रहा है उनको तो देना ही है। तो इस सवाल का आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। क्या हो जाएगा? दलाई लामा को रोमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो लोग भी रवीश कुमार बताएंगे वो लोग गधे हैं, क्योंकि इसको 2019 में मिला था, अभी तो 2023 चल रहा है। हाँ, तो 2023 में दलाई लामा को मिला रेमन मैग्सेस पुरस्कार। इसे हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार। चलिए 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? वाटर मेट्रो सेवा, बिहार, केरल, कर्नाटका, सिक्किम। बिहार, केरल, कर्नाटका या सिक्किम? बता दो, भारत के किस राज्य में पहली बार वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, एकदम उत्तर देते चलेंगे सभी लोग उत्तर देते चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। 46 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर? हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई? तो केरल में शुरू की। चलिए बढ़िए इस अगले सवाल की ओर, 47वें नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान?
केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस सवाल का दोस्तों आपका उत्तर होने वाला है एकदम आप लोग जो सोच रहे वही होगा, एकदम केरल होगा, एकदम केरल। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? केरल। सबसे शिक्षित राज्य है हमारे यहां का ये। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी, यूपीएससी का नाम सुना? यूपीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? अभी फिलहाल में यूपीएससी के एक नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उनका नाम क्या, किसने शपथ ली है? रिचर्ड वर्मा, अरविंद सक्सेना, मनोज सोनी, अनूप सोनी। रिचर्ड वर्मा, अरविंद सक्सेना, मनोज सोनी, अनूप सोनी। बता दो क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम अप्रतिम उत्तर आप सभी की ओर से आ रहा है। 48 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मनोज सोनी। मनोज सोनी जो है इसका सही उत्तर हो जाए। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? मनोज सोनी ने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्यालय स्रोत क्या है? यानी भारत की जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम से ज्यादातर किधर से आती है? कृषि से आती है, सेवा से आती है, उद्योग से आती है या फिर व्यापार से आती है? बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग तो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। क्या? कृषि से नहीं, सेवा से होता है सबसे ज्यादा इनकम होता है। पहले जब हम लोग आज़ाद हुए थे, जब हमारा शुरुआती समय था आज़ादी के बाद, तब हमारा नेशनल इनकम ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करता था। आज जो हमारा जो सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम है वो सेवा क्षेत्र पर निर्भर करता है, सर्विस सेक्टर पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आखिरी, आज का अंतिम सवाल, दादागिरी वाला सवाल, अंतिम सवाल। अंतिम है, जीवन का अंतिम नहीं, आज का अंतिम सवाल है ये। आज का अंतिम सवाल आपके सामने पेश किया जाता है एकदम अप्रतिम उत्तर के साथ, ऑप्शन के साथ, कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? यानी सबसे पहले भारत में नेशनल इनकम की गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी, RCV राव, VKRV राव या फिर DR गॉडगिल? किसके द्वारा भारत में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी? बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत ही बढ़िया, एकदम आप लोग सही उत्तर जा रहे हैं, एकदम सही उत्तर, एकदम सही, छोड़ना नहीं है इसको, बढ़ते जाइए। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए और एकदम नहीं छोड़ना चाहिए आखिरी सवाल को। चलिए आखिरी सवाल क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने जब इसकी गणना की ना, तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में जितने भी भारतीय ना, उनका इनकम जो है 20 रुपया है। एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक हफ्ता का नहीं, पूरे एक साल का, यानी पर ईयर। यानी एक साल में हम लोग जो थे वो लगभग 20 रुपए कमा रहे थे जब ये इन्होंने आकलन किया था दादा भाई नौरोजी में। चलिए तो आज के लिए हम लोग अपने क्लास की समाप्ति करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी को धन्यवाद हमारे क्लासेस में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ ये जो हमारा वीडियो है आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, और हमारा जो चैनल है टोटल लर्निंग उसको सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।